वेलकम बैक टू प्लस एजुकेशन। मैं हूं डॉक्टर स्वाति झवर और हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस सीरीज के 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने कवर किया है डेफिनेशन से लेकर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। और आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके साथ हम देखेंगे कुछ उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब जरा समझते हैं इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ऐसा ऑल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया। एक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए जिस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को हमने छोड़ दिया, वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इस टॉपिक को और बेटर समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देयर इज अ गर्ल मिनी, ठीक है, ये हमारी मिनी है और मिनी ने अभी अभी इंजीनियरिंग क्लियर की है। इसने कई जगह जॉब सर्च किए, 2 जॉब्स के ऑफर उसको मिल रहे हैं। फर्स्ट इज इन बैंक, जिस बैंक ने उसको ऑफर किया है 70K, मतलब हर महीने उसको 70,000 रुपीज मिलेंगे। और दूसरी एक कंपनी ने उसको ऑफर किया है ABC लिमिटेड, जो ऑफर कर रही है 75,000। अब आप मुझे बताइए मिनी को कौन सा जॉब सेलेक्ट करना चाहिए? आई थिंक सब आप यही कहेंगे कि मिनी को कंपनी वाला जॉब सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां उसको 75,000 रुपीज मिल रहे हैं। ऐसा ही होगा, मिनी 75,000 रुपीज के जॉब को लेने के लिए जिस अपॉर्चुनिटी को वो मिस करती है, से दिस वन, बैंक की अपॉर्चुनिटी को वो मिस करती है, तो ये हो गई उसकी, ये बैंक की अपॉर्चुनिटी हुई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। कहने का मतलब ये कि अगर वो 75,000 की जॉब को कैच करती है, तो उसके लिए उसको बैंक की जॉब को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो जॉब उसने छोड़ी वो हो गई उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द करेंट जॉब। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मिनी के पास 30,000 रुपीज है एंड शी वांट्स टू बाय अ लैपटॉप और अ टेलीविजन, दोनों की जरूरत है। अगर वो उससे लैपटॉप खरीद लेती है और टेलीविजन को छोड़ देती है, तो लैपटॉप को खरीदने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेलीविजन हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब पढ़ते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि एक गुड को सैक्रिफाइस करके दूसरे गुड को बनाना। As we know that resources are limited in nature, और हमें जब 2 चीजें प्रोड्यूस करनी होती है, किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमें दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है। हमने ये पहले पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ उसी पॉइंट्स को समझते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब किसी भी चीज की बात हो रही है। कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक गुड को बढ़ाना चाहते हैं, एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको दूसरे गुड के प्रोडक्शन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस रेट में आप उसको एडजस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले जिस गुड को बनाया, 1 यूनिट और बनाने के लिए से आपने 3 यूनिट को कम किया, 3 यूनिट कम किया, तो यहाँ 3:1 का रेशियो हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज MOC इज इक्वल टू डेल सैक्रिफाइस अपॉन डेल गेन। दिस इज डेल्टा सैक्रिफाइस अपॉन डेल्टा गेन। कहने का मतलब एक यूनिट गुड को बनाने के लिए जितने गुड आपने सैक्रिफाइस किए, जितने यूनिट गुड आपने सैक्रिफाइस किए, दैट विल कम एट द न्यूमरेटर्स प्लेस, और जितने गुड्स आपने गेन किए वो आ जाएगा डिनोमिनेटर की प्लेस में। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक स्केड्यूल की हेल्प लेते हैं, जिसमें हम गन्स और बटर के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अभी आपको दिख रहा है कि बटर हम 180 प्रोड्यूस करते हैं, तो हम 10 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ गन्स, वी नीड टू सैक्रिफाइस द अमाउंट ऑफ बटर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 10 और गन्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें 40 यूनिट्स ऑफ बटर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इफ आई पुट दिस इनटू दिस फॉर्मूला, तो क्या आएगा? MOC इज इक्वल टू 40/10, ठीक है, 40/10, मतलब कि 4:1 का रेशियो। आगे देखते हैं, इफ आई वांट टू प्रोड्यूस मोर 10 पीस ऑफ गन्स, आई नीड टू सैक्रिफाइस 60 बटर यूनिट्स,
ठीक है, यहाँ मैंने 60 बटर सैक्रिफाइस किए तब मैं अगले 10 यूनिट गन्स प्रोड्यूस कर पाई। या किसी इकोनॉमी की बात करें, फिर अगर हम और ज्यादा गन्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, से 10 यूनिट्स ऑफ गन्स इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर, तब हमें 80 यूनिट्स ऑफ बटर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और अगर हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूला में तो ये आ जाएगा 60/10 एंड 80/10। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। As we know, resources are limited and wants are unlimited, and that is why we cannot satisfy all the wants together. एक इकोनॉमी को भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इकोनॉमी प्रोड्यूस तो सब कुछ करना चाहती है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए हर चीज प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। दैट मीन्स इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस। से एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि डिफेंस के लिए वो गन्स प्रोड्यूस करेगी और जो वहाँ के सिविलियंस हैं उनके लिए वो ब्रेड एंड बटर प्रोड्यूस करेगी। नाउ इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी एज वेल। इसका रीजन ये है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और उन्हीं रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करके या तो इकोनॉमी ब्रेड एंड बटर प्रोड्यूस करेगी या फिर गन प्रोड्यूस करेगी, और मे बी दे कैन गो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, थोड़ी सी गन्स और थोड़े से ब्रेड एंड बटर। तो पीपीसी इज द क्राइटेरिया बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड होल थिंग। समझते हैं पीपीसी क्या है। पीपीसी इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। देखिए वर्ड है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक इकोनॉमी में ये मान लिया जाए कि वो इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेस और गिवन टेक्नोलॉजी को यूज करके दो गुड प्रोड्यूस करती है, तो जितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं उन सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही पीपीसी है। ये कर्व वो कर्व है जो दो गुड के प्रोडक्शन को शो करती है और वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करती है जो एक इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी को यूज करके फुल्ली यूटिलाइज करके अचीव कर सकती है। नाउ हर थ्योरी के कुछ ना कुछ assumptions होते हैं, क्योंकि इन जनरल इफ यू सी इकोनॉमी जो होती है वो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया वी नीड टू मेक सम बाउंड्रीज, दीज आर कॉल्ड assumptions। और इकोनॉमिक्स में सारी थ्योरीज के साथ इकोनॉमिस्ट ने अपनी कुछ ना कुछ assumptions दिए हैं और उन्हीं assumptions में वो थ्योरी एप्लीकेबल होती है। तो पीपीसी के लिए क्या assumptions है वो देखते हैं। So assumptions, the amount of resources in an economy is fixed. Amount of resources are given and they are fixed. That means हम resources को बढ़ाएंगे या कम नहीं करेंगे। Then only two goods can be produced. This is the assumption. Though economy produces so many goods altogether, but to understand the criteria, we will consider two goods. The resources are fully and efficiently utilized. This is third point. हम ये मानते हैं कि जिन रिसोर्सेज की बात हम कर रहे हैं, रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आएगा? फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाती है हमारी मशीनरीज जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल्स। देन आ जाता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है रॉ मटेरियल, माइंस, फ्यूल्स। उसके अलावा आ जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में मनी। ये सारे रिसोर्सेज को जब हम फुल्ली यूटिलाइज करते हैं तब ये क्राइटेरिया पीपीसी को शो करता है। इट इज नॉट नेसेसरी that economy will always stand at the PPC. हो सकता है वो उसके बिलो भी कहीं लाए करे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज होना उतना रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन पीपीसी में हम ये मानते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको फुल्ली यूटिलाइज किया गया है। देन आता है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अब जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमी या तो गन्स प्रोड्यूस करेगी या ब्रेड एंड बटर प्रोड्यूस करेगी, तो हम ये मानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो गन को प्रोड्यूस करने के लिए एंड ब्रेड एंड बटर को प्रोड्यूस करने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। हो सकता है कि गन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज लगे
और ऑन द अदर हैंड ब्रेड और बटर को प्रोड्यूस करने के लिए कम रिसोर्सेज लगे, तो दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। और यही रीजन होता है कि जनरली पीपीसी जो होती है वो कॉनकेव होती है, क्योंकि एक गुड को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे में तो ग्रेजुअली हमको नंबर ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ाना पड़ता है। And the last one is the level of technology is assumed to be constant. That means whatever technology we are using to form a PPC, that is given and constant. मतलब टेक्नोलॉजी में आप कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज करने से आपके प्रोडक्शन लेवल में चेंज आ जाएगा। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को समझते हैं स्केड्यूल और ग्राफ से। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट शुड बी प्लॉटेड वेरी प्रॉपरली। मैं अभी आपको ये भी समझाने वाली हूँ कि ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। तो पहले समझते हैं स्केड्यूल। पीपीसी में दीज आर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, जिसको हमने नाम दिया है ABCDEF, and bread and butter and guns, these two things are there which one economy is going to produce। और अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि सारे रिसोर्सेज को और फिक्स टेक्नोलॉजी को यूज करने पर एक इकोनॉमी 0 अगर ब्रेड एंड बटर प्रोड्यूस करती है तो वो 15 गन्स प्रोड्यूस कर पाती है। ऑन द अदर हैंड इफ दे वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रेड एंड बटर, ऑब्वियसली दे हैव टू रिड्यूस नंबर ऑफ गन्स, तो यहाँ पे गन रिड्यूस हो जाता है। देन इफ इकोनॉमी wants to produce one more good of bread and butter, तो 2 गुड ब्रेड एंड बटर प्रोड्यूस करने पर, 2 यूनिट ब्रेड एंड बटर प्रोड्यूस करने पर गन्स रिड्यूस हो जाती है अप टू 12 एंड इट विल बी डिक्रीजिंग। धीरे धीरे ये रेशियो सैक्रिफाइस का बढ़ता जाता है और ब्रेड एंड बटर पर यूनिट बढ़ती जाती है। तो ये हमारी पीपीसी का स्केड्यूल है। इसको आपको लर्न नहीं करना है, बहुत आसान तरीका मैं आपको समझाती हूँ इसको बनाने का। देखिए आपने पॉसिबिलिटीज लिख ली, अब लिखिए 1 2 3 4 5, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप ये वाले जीरो को सबसे नीचे जो भी आपने लास्ट पॉसिबिलिटी ली है ब्रेड एंड बटर में, उसके आगे आप 0 लिख दें। नाउ यू हैव टू ऐड इट, 0 + 5 दैट विल बी 5, देन 5 + 4 दैट विल बी 9। आपको करना क्या है, 0 + 5 यहाँ 5 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 + 3 12, दैट मीन्स यू नीड टू ऐड। आप यहाँ से ऐड करते चले जाएंगे, आपको एक स्केड्यूल मिल जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फॉर्म अ स्केड्यूल, आपको यहाँ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हमारा स्केड्यूल बन के तैयार है, हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस फॉर्म करना है, आप ये एक्स एंड वाई लिखना ना भूलें, और दोनों एंड्स पे एरोज होना जरूरी है बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ रे विच इज एंडलेस। और अब हम प्लॉट करेंगे 0 से 5, मैंने एक्स एक्सेस पे लिया है ब्रेड एंड बटर और वाई एक्सेस पे लिया है गन्स। दीज डिस्टेंस शुड बी इक्वल, आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। मैंने ब्रेड एंड बटर को 1 2 3 4 5 से 5 लिया है और गन्स को 3 6 9 12 15 के रेशियो में लिया है। अब आपको प्लॉट करना है 0 एंड 15। 0 ब्रेड है तो 15 गन्स है, 1 ब्रेड है तो 14 आपका बटर है। करीब यहाँ आ जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा आपका कर्व, ठीक है। एंड देन दिस शुड बी लाइक दिस। अगर आप बैठाएंगे इनको, इन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करते जाएंगे और फिर आप इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो आपको एक कर्व मिलेगी कॉनकेव टू द ओरिजिन। दिस कर्व विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब ये पीपीसी वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करेगी जो एक इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस कर सकती है 2 गुड्स के, ठीक है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप ये वाला क्राइटेरिया समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अटेनेबल और नॉन अटेनेबल पॉइंट्स की। ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जो एक इकोनॉमी के लिए अटेनेबल है और नॉन अटेनेबल है। देखिए अगर मैं कोई पॉइंट इस जगह ड्रॉ करती हूँ, से दिस इज पी पॉइंट, 1 पॉइंट इज क्यू, अगर यहाँ पे हम आर और एस पॉइंट ड्रॉ कर दें तो इसमें से कौन से पॉइंट्स होंगे जो हम अटेनेबल मानेंगे। अटेनेबल मतलब ये कि एक इकोनॉमी उस पॉइंट तक रीच कर सकती है और प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ये जो भी पॉइंट्स पीपीसी पे लाई कर रहे हैं, ABCDEF, ये एक इकोनॉमी के कैपेसिटी के अंदर आने वाले पॉइंट हैं, तो ये अटेनेबल पॉइंट होंगे। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने बनाया है P एंड Q। P एंड Q भी
अटेनेबल पॉइंट है क्योंकि आप रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज करके भी पी और क्यू तक रीच कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए अगर आप प्रोडक्शन पी या क्यू पे लाई करती है अगर आपकी इकोनॉमी, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके रिसोर्सेज को, अवेलेबल रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रही है। इनफैक्ट रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। दो इट कैन बी अचीव्ड बाय वन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी इसको अचीव तो कर सकती है, लेकिन इस केस में रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड, 2 पॉइंट्स आर देयर, दैट इज आर एंड एस। तो R and S are beyond the limit of economy. The reason is resources are limited and we have already used it. PPC एक इकोनॉमी की बाउंड्री है क्योंकि हमने ये एज्यूम करके रखा है कि आपने सारे रिसोर्सेज को क्या किया है, यूटिलाइज कर लिया है। तो अब आपके पास कोई रिसोर्सेज बचे नहीं है और आप इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। दैट इज वाई these are called non-attainable points. ऐसे पॉइंट्स जो पीपीसी के बाहर लाया करते हैं, these are non-attainable points, और जो पॉइंट्स पीपीसी के अंदर या पीपीसी पे लाया करते हैं, these points are attainable points. आज की वीडियो कुछ ज्यादा लंबी ना हो, इसके लिए पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स, एनएमआरटी की प्रॉपर्टीज और उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।